आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि विचित्र कण क्या होते हैं, आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का जेड घटक हेड्रॉन्स के लिए, हेड्रॉन पार्टिकल्स हैं उनके लिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं विचित्र कणों के ऊपर। तो जैसा मैंने क्लासिफिकेशन बताया था उसमें दिखाया था कि जितने भी हाइपरॉन्स हैं, हाइपरॉन्स का मतलब लैम्डा, सिग्मा, काई और ओमेगा और के मेसोन, ये स्ट्रेंज पार्टिकल कहलाते हैं। इनको एक स्ट्रेंजनेस नंबर दिया गया था एस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एस। ये स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता है, स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए ही होता है ये। तो इन पार्टिकल्स को स्ट्रेंज पार्टिकल क्यों कहा जाता है, इसका तो 3 रीजन है। पहला कि जितने भी जितने भी स्ट्रेंज पार्टिकल हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इनका जो प्रोडक्शन है वो वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। दूसरा, ये हमेशा युग्म में, पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कभी भी एक स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होगा। प्रोड्यूस होंगे तो 2 होंगे, हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। पेयर में इनका उत्पादन होता है, युग्म के रूप में उत्पादित होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में उत्पन्न होते हैं। तीसरा, क्योंकि ये स्थायी पार्टिकल नहीं है, अनस्टेबल है। क्योंकि स्थायी पार्टिकल तो मैंने 6 बताए थे, केवल आपको याद होना चाहिए जब पहला लेक्चर बताया था। तो ये अनस्टेबल हैं और ये डिके करते हैं। ये उत्पन्न तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में होते हैं, लेकिन इनका डिके वाया वीक इंटरेक्शन होता है, दुर्बल अन्योन क्रिया। दुर्बल अन्योन क्रिया का मतलब ये डिके होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, जबकि उत्पन्न होने में ये 10 की घात -23 सेकेंड, 10⁻⁻23 सेकेंड। आप टेबल देखें, फंडामेंटल इंटरेक्शंस का जो कंपैरिजन बताया था मैंने, वो करेक्टरिस्टिक टाइम था एक कॉलम में। तो ये उत्पन्न तो 10 की घात -23 सेकेंड में हो जाते हैं, लेकिन जब डिके होता है इनका, उसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं। वीक इंटरेक्शन के द्वारा इनका डिके होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी में विचित्र होती हैं, प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन द्वारा, डिके वीक इंटरेक्शन द्वारा, और जब भी प्रोड्यूस होंगे पेयर में होंगे, सिंगल प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये इनका विचित्र व्यवहार की वजह से इनको विचित्र कण कहा गया। विचित्र कण यानी स्ट्रेंज पार्टिकल, और इसी की वजह से इनको एक क्वांटम नंबर दिया गया जिसको हम बोलते हैं विचित्रता संख्या या स्ट्रेंजनेस नंबर। इसको एस से डिनोट करते हैं। आप जो वर्गीकरण की टेबल है उसमें देखेंगे, के मेसोन्स में हमने स्ट्रेंजनेस +1 दी थी, लैम्डा 0 को -1, जितने भी सिग्मा थे उनको -1, 3 सिग्मा थे, -1, काई 2 पार्टिकल थे, काई माइनस और काई 0, उनको -2 और ओमेगा -2 पार्टिकल था, उसको स्ट्रेंजनेस -3। तो इनको एक स्ट्रेंजनेस नंबर दिया गया जो एक इनका केवल स्ट्रेंज पार्टिकल के, बाकी पार्टिकल्स के लिए एस की वैल्यू 0 होगी। केवल स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए ही एस की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। तो ये अब इनकी जो वैल्यूज हैं स्ट्रेंजनेस की, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब क्लियर हो गया होगा स्ट्रेंज तो इसी की वजह से जो, चूंकि इनके विचित्र व्यवहार था, उत्पन्न होने का भी और डिके होने का, उत्पन्न हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, डिके हो रहे हैं वीक इंटरेक्शन में, और जब भी उत्पन्न हो रहे हैं पेयर में हो रहे हैं, सिंगल हो ही नहीं रहे। तो इस वजह से विचित्र व्यवहार के कारण इनको विचित्रता क्वांटम नंबर दिया गया एस। क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, जब हम पाई माइनस और प्रोटॉन का
पाई मेसोन और पाई मेसोन में 3 मेसोन होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस और प्रोटॉन का इंटरेक्शन कराते हैं, न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो अब देखो यहाँ 2 विचित्र कण प्रोड्यूस हुए हैं, लैम्डा 0 और के 0, क्योंकि इधर टोटल आवेश 0 है, -1 और +1, तो यहाँ भी टोटल आवेश 0 होगा। ये अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जो क्या क्या कंजर्वेशन लॉज होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं रिएक्शन में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ देखो प्रोडक्शन हुआ पेयर में, और इस प्रोडक्शन में टाइम लगा 10⁻⁻23 सेकेंड, प्रबल अभिक्रिया में भाग के द्वारा उत्पन्न हुई, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के द्वारा। अब ये ज़्यादा देर रह नहीं सकते, अनस्टेबल है, तो इनका डिके हुआ, इसका लैम्डा 0 का ये डिके हुआ इस तरह से, के 0 का इस तरह से डिके हुआ, लेकिन डिके दुर्बल अभिक्रिया के द्वारा हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगा। इस टाइम के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा टाइम है, ये 10⁻⁻23 है, ये 10⁻⁸ सेकेंड, इसमें भी उतना ही टाइम लगा। तो ये दुर्बल अभिक्रिया के द्वारा डिके हुआ और प्रबल अभिक्रिया के द्वारा इनका प्रोडक्शन हुआ। तो ये विचित्र व्यवहार है इनका, और पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस विचित्र व्यवहार के कारण इन कणों को विचित्र कण कहा गया, और इनको एक विचित्रता क्वांटम नंबर असाइन किया गया S। अब हम आते हैं समभारिक स्पिन, आइसोस्पिन, और उसका जेड कंपोनेंट। ये मैंने बताया था जब वर्गीकरण बताया था कि केवल हेड्रॉन्स के लिए ये हेड्रॉन्स का होता है, हेड्रॉन्स के लिए इनकी वैल्यू होती है, बाकी सब कणों के लिए 0 होगी इनकी वैल्यू। तो इस आइसोस्पिन और उसके जेड कंपोनेंट को हम कैसे निकालें किसी भी हेड्रॉन के लिए, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जितने भी हेड्रॉन्स हैं, कौन कौन से बताए थे मैंने हेड्रॉन्स, जितने भी बैरियंस हैं वो सारे के सारे हेड्रॉन्स के होते हैं, और पाई मेसोन और के मेसोन। देखो ये और ये पार्टिकल और ये हो गए बैरियंस, और ये हो गए पाई मेसोन और के मेसोन। तो बैरियंस प्लस मेसोन, पाई मेसोन और के मेसोन, ये सब मिला के हेड्रॉन्स कहलाते हैं। तो आपने टाइम टेबल वो जो वर्गीकरण की टेबल है उसमें देखा होगा, लैम्डा 0 अपनी फैमिली में केवल अकेला पार्टिकल होता है, लैम्डा 0। ऐसे ही ओमेगा माइनस अकेला पार्टिकल है। के मेसोन में 2 पार्टिकल होते हैं, के मेसोन फैमिली में, तो ये अकेले सिंगल पार्टिकल है, इसको बोलते हैं सिंगलेट। जिस फैमिली में 2 पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं डबलेट, ये सिंगलेट। एक पार्टिकल होगा सिंगलेट, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कौन सी सिंगलेट होती है, कौन सी डबलेट होती है। तो एक बार आप वर्गीकरण वाले चार्ट याद कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही न्यूक्लियन फैमिली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं, ये भी डबलेट हो गई। काई हाइपरॉन में काई 0 और काई माइनस 2 हाइपरॉन होते हैं, तो ये भी डबलेट हो गई। पाई मेसोन में 3 पार्टिकल होते हैं, पाई प्लस, पाई 0 और पाई, ये ट्रिपलेट कहलाएगी, 3 पार्टिकल हैं तो ट्रिपलेट। इसी तरह से सिग्मा फैमिली में सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, ये ट्रिपलेट कहलाती है। तो ये इसको बोलते हैं बहुलक, मल्टीप्लेट, ये सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। आप थोड़ा अपनी जो थर्ड ईयर की बुक है उसको भी थोड़ा कंसल्ट करते चलें साथ साथ में, जिससे जो बच्चे कुछ टर्म्स हो सकता है मैं हिंदी में अंग्रेजी में बोलूँगा, आप मुझे हिंदी, अब जैसे सिंगलेट की मुझे हिंदी पता ध्यान नहीं है क्या होती है, डबलेट की, ट्रिपलेट की, तो आप बुक में देख सकते हैं। तो हम जितने भी हेड्रॉन्स हैं उनको फैमिली के अनुसार डिवाइड कर देते हैं। जिस फैमिली में 1 पार्टिकल है वो सिंगलेट फैमिली में, डबलेट फैमिली में, जिस फैमिली में 2 पार्टिकल हैं उसको डबलेट बोलेंगे, जिस फैमिली में 3 पार्टिकल हैं उसको ट्रिपलेट बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। पूरी एक फैमिली के लिए आई की जो वैल्यू है, यानी इस आइसो स्पिन यानी समभारिक स्पिन की वैल्यू सेम होती है सभी तीनों पार्टिकल, यानी जो आई की वैल्यू इसके लिए होगी वही इसके लिए होगी, वही इसके लिए होगी, सेम चीज यहाँ एप्लीकेबल होती है। आई की वैल्यू जो इसके लिए होगी वही इसके लिए होगी, वही इसके लिए होगी। इसी तरह से किसी भी फैमिली को ले लो, दोनों ये के मेसोन है, दोनों के लिए आई की वैल्यू सेम होगी, लेकिन आई जेड दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ भी दोनों के लिए आई सेम होगा, आई जेड अलग अलग होगा। यहाँ भी
इसी तरह से सभी के लिए लागू है। चूंकि सिंगलेट में केवल एक ही पार्टिकल है तो एक ही आई जेड की वैल्यू होगी। यहाँ भी इस फैमिली में एक ही आई जेड की वैल्यू चाहिए क्योंकि एक ही पार्टिकल है। यहाँ पर हमें दो आई जेड की वैल्यू, आई की वैल्यू तो सेम होगी दोनों के लिए, लेकिन आई जेड की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी, तो दो आई जेड की वैल्यू चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर तीन पार्टिकल हैं तो तीनों के लिए आई जेड की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन आई की वैल्यू सेम होगी तीनों के लिए। ठीक है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। प्रत्येक सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट के सभी कणों के लिए आई का मान समान होता है। यानी कोई भी ट्रिपलेट ले लो, चाहे डबलेट ले लो, चाहे सिंगलेट ले लो, सभी जितने भी पार्टिकल हैं उस फैमिली में सभी के लिए आई का मान यानी आइसो स्पिन का मान, समभारिक स्पिन का मान समान होगा, लेकिन आई जेड के मान भिन्न भिन्न होते हैं। आई जेड के मान अलग अलग होंगे, सभी फैमिली के प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग होंगे। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे एक फैमिली में तीन बच्चे हैं तो तीनों के सरनेम तो सेम होंगे लेकिन उनके नाम अलग अलग होंगे। एक ही फैमिली में दो भाई ऐसे नहीं देखे होंगे दोनों के नाम सेम होते हों। तो जो सरनेम हो गया वो तो मान लीजिए आई, और जो मुख्य मेन नाम है जो फर्स्ट नेम है वो मान लीजिए आई जेड। तो आई जेड तो सबका अलग अलग होगा लेकिन आई सबका सेम होगा। किसी समभारिक चक्रण यानी आई के संगत आई जेड के आई इसके जेड घटक के 2i+1 मान होते हैं। यानी आई की किसी भी वैल्यू के लिए अगर आई जेड के मान निकाले हम तो वो 2i+1 मान होंगे उसके। 2i अब मैं आगे बताऊंगा। तो जो 2i+1 है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। यानी वो सिंगलेट है तो एक 2i+1 एक होगा, डबलेट है 2i+1 दो होगा, ट्रिपलेट के लिए 2i+1 तीन होगा, क्योंकि उसमें तीन पार्टिकल हैं, तीन आई जेड चाहिए हमको। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारा पहला, सिंगलेट लेते हैं पहले हम। सिंगलेट में आता है हमारा एक तो लैम्डा 0 है और एक ओमेगा माइनस है। तो इनके लिए आई और आई जेड के मान कैसे निकालेंगे? तो लैम्डा 0 चूंकि एक ही पार्टिकल है अपनी फैमिली में तो इसके लिए आई जेड के हमें कितने मान चाहिए? केवल एक। तो फॉर्मूला है आई जेड के मानों की संख्या बराबर 2i+1। तो आई जेड का हमें एक, क्योंकि एक ही पार्टिकल है इस फैमिली में, एक मान चाहिए, इज इक्वल टू 2i+1। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू 0। तो इस लैम्डा 0 के लिए i का मान हो गया 0। ठीक है। अब आई जेड का मान कैसे निकालते हैं? तो आई जेड के मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है आई जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बार। अब क्यू क्या है? यहां पर क्यू है जिस कण का हमें आई जेड निकालना है उसका आवेश, चार्ज, और आई क्यू बार क्या है? उस बहुलक का औसत आवेश। यानी उस किसी भी मल्टीप्लेट में जितने भी पार्टिकल है उनका सबका आवेश को जोड़ लो और जितनी पार्टिकल की संख्या है उससे भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो वो औसत आवेश आ जाएगा। जैसे मैं बताऊं ये डबलेट है तो इसमें टोटल आवेश कितना हो गया फैमिली का? +1 और 0, यानी 0 + 1 ये रहा, सॉरी 0 + 1 यानी 1 हो गया। और कितने मेंबर हैं इसमें? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो औसत आवेश हो गया प्लस ये रहा +1/2, ये औसत आवेश हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से हम औसत आवेश निकालेंगे। तो फॉर्मूला ये हमारा आई जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बार। अब देखिए लैम्डा 0 के लिए का आवेश Q0, Q इज इक्वल टू 0 माइनस इस फैमिली में एक ही कण है तो उसका टोटल आवेश 0, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस लैम्डा 0 कण के लिए आई भी 0 हो गया और आई जेड भी 0 हो गया। अब आते हैं ओमेगा के लिए। ओमेगा के लिए, ओमेगा अकेला पार्टिकल है फैमिली का, तो हमें आई जेड के लिए एक ही आई जेड की एक ही वैल्यू चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 2i+1 यानी आई जेड आई इज इक्वल टू 0।
फिर वही फॉर्मूला आई जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बार, क्यू मीन्स कण का आवेश -1, माइनस इस फैमिली का औसत आवेश, औसत आवेश मतलब टोटल आवेश, टोटल आवेश तो -1 है, डिवाइड बाई कणों की संख्या 1, तो -1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -1, -1, ये हाईलाइट कर रहा हूं इसको। तो -1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ओमेगा माइनस के लिए भी हो गया 0, आई इज इक्वल टू 0, आई जेड इज इक्वल टू 0। अब एक डबलेट लेते हैं, डबलेट है k प्लस और k0, दो मेसोन है ये। तो इस डबलेट में दो कण है, तो आई जेड के कितने मान चाहिए हमको? 2, दोनों के लिए अलग अलग होंगे मान, आई तो सेम होगा दोनों का, लेकिन आई जेड अलग अलग होंगे। तो आई जेड के मानों की संख्या 2 बराबर 2i प्लस 1, तो यहां से 1 को इधर ले आओगे तो इधर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों कणों के लिए चाहे k प्लस हो चाहे k0, i की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/2। अब आते हैं आई जेड दोनों का अलग अलग होगा, तो पहले k प्लस के लिए आई जेड निकालते हैं, आई जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बार, कण का आवेश +1, k प्लस का आवेश +1 है, माइनस अब इस फैमिली का औसत आवेश देखिए, टोटल आवेश +1 और 0 दोनों को ऐड कर तो +1 डिवाइडेड बाई 2, दो पार्टिकल हैं तो डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा +1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2। ये आई जेड हो गया k प्लस के लिए। और k0 के लिए आई जेड इज इक्वल टू कण का आवेश, इसका आवेश 0 है, तो 0 माइनस 1/2, तो माइनस इंटू प्लस -1, तो इसका हो गया -1/2। तो k प्लस के लिए तो i इज इक्वल टू 1/2, आई जेड इज इक्वल टू 1/2, लेकिन k0 के लिए i तो सेम रहेगा 1/2, लेकिन आई जेड इज इक्वल टू -1/2। तो आज के लेक्चर में हमने केवल आपको बताया कि स्ट्रेंजनेस क्या होती है और आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं।